हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट प्रदेश की घाटियों के बारे में। ठीक है कि कास्ट प्रदेश की घाटियाँ क्या होती है, इनसे किस प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं। ठीक है, कंदराएँ क्या होती है, गुफा क्या होती है, इन सबको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि युवाला क्या होता है, पोलिये क्या होते हैं और अपरदनात्मक स्थल रूप क्या है। उसी में हमने क्या पढ़ा था कि घोलरंध्र क्या होता है, और उसमें घोलरंध्र में हमने क्या पढ़ा था, विलयन छिद्र पढ़ा था, डोलाइन पढ़ा था, और फिर हमने क्या पढ़ा था, कास्ट खिड़की किसे कहते हैं, युवाला, पोलिये, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कास्ट प्रदेश की घाटियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो कास्ट प्रदेश कहाँ बनते हैं, जो चूना पत्थर वाला जो प्रदेश होता है, ठीक है, जिस पर जल के द्वारा जो भी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज स्तर या कुछ झुके हुए स्तर वाले चूने के क्षेत्र में ऊपरी सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार के रंध्र या छिद्र को कास्ट मैदान कहा जाता है। जो क्षैतिज स्तर या फिर कुछ झुका हुआ जो चूना पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है, तो उसके ऊपरी सतह में जिस भी तरह के रंध्र या फिर छेद, ठीक है, जो बन जाते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कास्ट मैदान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा चूना पत्थर वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अनेक प्रकार के छिद्रों का निर्माण हो गया। ठीक है, जैसे कि ये विलयन छिद्र हो गया, ये डोलाइन हो गया, पोलिये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ छिद्र का, बड़े छोटे हर तरह के छिद्रों का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कास्ट मैदान है। ठीक है, अब इससे किस प्रकार के, इससे कुछ जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी और कास्ट घाटी या घोल घाटी। ठीक है, तो धस्ती निवेशिका क्या होती है, कास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने ज़्यादा अधिक घोल छिद्र हो जाते हैं कि जो पूरी सतह है वो एक छलनी के समान दिखाई देने लगती है। ठीक है, आपने छलनी देखी होगी, जिस तरह से छलनी दिखाई देती है, छलनी में क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि कास्ट मैदान में कभी कभी क्या होता है कि उसकी ऊपरी सतह पर इतने ज़्यादा घोल बन जाते हैं कि वो एक बिल्कुल छलनी की तरह हो जाता है। और ये जो छलनी होता है, ये जो घोल छिद्र होता है, छलनी नहीं, ये जो घोल छिद्र होता है वो क्या करता है, कीप का कार्य करता है। यानी कि जैसे कि हम लोग, आप कीप से पानी डालिएगा तो क्या होगा, पानी बह करके कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो वैसे ही क्या करते हैं, ये जो छिद्र होते हैं वो बिल्कुल एक कीप का कार्य करते हैं। और जब छिद्रों से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसे धस्ती निवेशिका, निवेशक है यानी कि सरिता, और सरिता किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं, यानी कि धंसती हुई नदी किसे कहते हैं, जब चूना पत्थर कास्ट मैदान का जो ऊपरी सतह है उसमें बहुत ज़्यादा छिद्र हो जाते, घोल छिद्र हो जाते हैं, तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल एक छलनी की तरह दिखाई पड़ता है। और वो जो घोल छिद्र होते हैं वो एक कीप का कार्य करते हैं, और जब इन्हीं छेद से नदी का जल जो है वो बह कर नीचे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धस्ती निवेशिका। और निवेशिका को और क्या कहा जाता है, सरिता। ठीक है, और सरिता किसे कहा जाता है, तो सरिता नदी को कहते हैं। ठीक है, तो जो नदी छिद्र से होकर के नीचे जाती है उसे क्या कहते हैं, धस्ती निवेशिका। और जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, यानी कि जहाँ पर रुक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। नदी का जल क्या होता है कि विलयन छिद्र से ही अदृश्य होता है और यह सिंक बिंदु पर दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ नदियों का जो जल होता है उसकी तली में स्थित कॉप से होकर के अदृश्य हो जाता है, जिनसे सिंक दिखाई नहीं पड़ता है। छोटी नदियों का जल एक ही विलयन छिद्र द्वारा अदृश्य हो सकता है, जबकि लंबी नदियों का जल जो है वो कई विलयन छिद्रों से होकर के नीचे प्रविष्ट होता है। जैसे जो छोटी नदियां होती हैं उनका वो नीचे जाती है, एक ही विलयन छिद्र के द्वारा जो है वो नीचे जाती है, ठीक है, अदृश्य होता है, जबकि जो लंबी नदी होती है वो कई विलयन छिद्रों से होकर के नीचे सिंक में प्रविष्ट कर सकती है। ठीक है,
अब दूसरा हमारा क्या आता है, अंधी घाटी। तो अंधी घाटी कैसे कहते हैं कि जिस स्थान पर यानी कि सिंक, ठीक है, नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है, उससे आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है, इनकी सूखी रहती है, क्योंकि इसका प्रयोग नदी अपने प्रवाह मार्ग के लिए इसलिए नहीं करती है कि इसका जल सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है और ऊपरी शुष्क भाग को शुष्क नदी तल कहते हैं। जैसे कि जो सिंक रहता है, ठीक है, ये ऊपरी सतह हो गया, यहाँ से जल जो है वो बह करके नीचे आया, तो ये जो बह रहा है इसे क्या कहते हैं, धस्ती निवेशिका। अब ये सिंक है, ठीक है, अब नदी क्या करेगी, यहाँ पर पानी जम गया है, ठीक है, नदी का जल जो है यहाँ पर जम गया। अब इससे आगे नदी जो है वो नहीं बहेगी, तो इससे आगे का जो नदी मार्ग होता है वो क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, क्योंकि अब जो नदी का जो जल है वो क्या करेगा कि नीचे प्रवाहित होगा, ठीक है, वो आगे नहीं जाएगा, तो आगे क्या रहता है, शुष्क भाग रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क नदी तल कहते हैं, ठीक है। जो ऊपरी भाग रहता है उसका, जिसके नीचे में नदी का जल जो है वो प्रवाहित होता है, तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे कि यहाँ पर से ये रिस कर नीचे आया, ठीक है, और रिस कर नीचे आने के बाद इस तरह से नीचे जा रहा, तो इसके ऊपर का जो भाग होगा जो शुष्क पड़ गया है उसे हम क्या कहेंगे, शुष्क नदी तल, ठीक है। और बाढ़ के समय जब जल अधिक हो जाता है तब और विलयन क्षेत्र पूरे जल को सतह के नीचे पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो शुष्क तल पर अल्पकालिक प्रवाह होने लगता है और ये शुष्क ही रहता है जब नदी एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है। और ये स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान के से अधिक नीचा कर लेती है और इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अंधी घाटी में क्या होता है कि जहाँ पर नदी का जल जो है वो सतह के नीचे चला जाता है, ठीक है, यानी कि सिंक में चला गया। अब उसके आगे नदी की जो घाटी है वो बिल्कुल शुष्क रहती है, क्योंकि इसका जो यूज़ है, नदी जो है वो इसका यूज़ अपने प्रवाह मार्ग के लिए नहीं करती है, ठीक है। और जल सतह के जल और इसका जो जल होता है वो सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। जैसे कि ये सतह है, ठीक है, सपोज ये सतह है, तो यहाँ ऊपर में जल प्रवाहित नहीं हो करके नीचे में जल प्रवाहित होती है, ठीक है, सतह के नीचे में जल प्रवाहित होती है। उसके बाद क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जो यहाँ नीचे प्रवाहित हो रही थी उसका ऊपर वाला जो भाग हो गया ये, इसे हम क्या कहेंगे, शुष्क नदी तल। और बाढ़ के समय में क्या होता है कि बाढ़ के समय में तो जल बहुत ज़्यादा होता है, तो जब जल बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो विलयन क्षेत्र होता है, तो विलयन क्षेत्र के द्वारा ही ऊपर वाला जल जो होता है वो नीचे जाता है। तो जब पूरे जल को नीचे ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता है विलयन छिद्र, तो ये जो शुष्क तल होता है उस पर अल्पकालिक प्रवाह होने लगता है। और यही वजह है कि ये जो शुष्क भाग है वो शुष्क ही रहता है। और जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तो इसकी जो स्थिति है, अगर ये जब लंबे समय तक चलती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान के नीचे बहुत ही गहराई में बना लेती है और इसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है। अब तीसरा हमारा क्या आता है, कास्ट घाटी या घोल घाटी। तो बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है तो उसके समय जो नदियाँ होती है वो कुछ दूरी तक जो सरफेस स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, जो सतह पर जो नदियाँ प्रवाह होती है तो उस कुछ दूरी तक वो प्रवाहित होती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा होती है तब क्या होता है कि जो सतही नदियाँ होती हैं तो वो क्या करती, कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है और अपनी चौड़ी और यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती है और इन्हीं घाटियों को हम क्या कहते हैं, घोल घाटी या कास्ट घाटी, ठीक है। अब देखिए कंदरा या गुफा क्या होती है। तो कंदरा क्या होती है कि ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान को ही क्या कहा जाता है, कंदरा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कास्ट है, कास्ट क्षेत्र है, ठीक है, ये कास्ट क्षेत्र हो गया, ठीक है।
ये हो गया आपका, सपोज ये कास्ट क्षेत्र है, ठीक है, तो ये इसका ऊपरी सतह हो गया, ठीक है, ये विलियन छिद्र हो गया, ये पोलिये हो गया, ठीक है, ये सब विलियन छिद्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि नीचे में एक खोखला स्थान होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका ये क्या हो गया, ये खोखला स्थान है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, कंदरा या गुफा। गुफा कैसा होता है, खोखला टाइप का होता है ना, तो उस वही क्या होता है कि कास्ट क्षेत्र में भी जब वैसा ही समझिए गुफा जो निर्मित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंदरा या गुफा, ठीक है। और कंदरा का निर्माण लाइमस्टोन के अलावा अन्य चट्टानों में भी होता है, जैसे कि गुफा को आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारी चट्टानों में इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, गुफाओं का निर्माण जो होता है वो, या फिर कंदराओं का निर्माण जो होता है वो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर के अलावा और भी कई सारे जो चट्टान होते हैं, अन्य जो चट्टान होते हैं उनमें भी इनका निर्माण जो है वो हो सकता है, जैसे कि लावा कंदरा या तट के पास सागरीय लहरों द्वारा उत्पन्न कंदरा, लावा कंदरा हो गया। तट के पास सागरीय लहरों के द्वारा जो कंदराएं बन जाती हैं। बालुका पत्थर की चट्टानों में अपक्षय द्वारा संधियों के विस्तार से निर्मित कंदराएं, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कंदराएं हैं। अब देखिए ये प्राकृतिक पुल क्या होते हैं। प्राकृतिक पुल का निर्माण कैसे होता है, तो कंदरा की छत ध्वस्त हो जाने पर प्राकृतिक पुल का निर्माण हो जाता है। कंदरा की जो छत होती है ये जब धंस जाती है तो क्या होता है कि एक प्राकृतिक पुल का निर्माण हो जाता है। और दूसरा, लाइमस्टोन क्षेत्र में नदी के विलयन छिद्र से होकर लुप्त हो जाने पर क्या होता है कि प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। जैसे कि ये कंदरा है, ठीक है, सपोज ये क्या है, कंदरा है, ठीक है, उतना अच्छा बन नहीं रहा, यहाँ पे समझिए गुफा है, ठीक है। तो जब ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये जब धंस जाएगा तो यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक पुल, ठीक है। तो कंदरा की जो छत होती है उसको वो जब धंस जाती है तो प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। और दूसरा कौन सा कंडीशन होता है कि लाइमस्टोन क्षेत्र में नदी के विलयन छिद्र से होकर जब नदी लुप्त हो जाती है नदी, तब क्या होता है कि प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। अब देखिए इसका जो निर्माण है प्राकृतिक पुल का, ये बहुत ही ज़्यादा विवादग्रस्त समस्या है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका उल्लेख जो है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संबंधित सिद्धांतों का जो यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं कि प्राकृतिक पुल का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए निक्षेपात्मक स्थल रूप क्या होते हैं। तो निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो स्पीलियोथेम, ट्रैवर्टाइन, टूफा या काल्क टूफा, ड्रिप स्टोन, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ड्रेप्स या कर्टेन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और इसके अलावा और क्या होते हैं, तो हेलेक्टाइट होता है और हेलेग्माइट, ग्लोबुलाइट और फिर आखिरी में क्या आता है, फ्लोस्टोन, ठीक है। तो निक्षेपात्मक स्थल रूप ये क्या क्या होते हैं, चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहते हैं। जितने भी प्रकार का जो कंदरा होती है, ठीक है, कंदराएं यानी कि गुफाएं, चूना पत्थर से निर्मित जो भी कंदराएं होती तो उसके अंदर भी बहुत से प्रकार की क्या होती है, स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो उन सभी स्थलाकृतियों को एक साथ मिला करके क्या कहते हैं, स्पीलियोथेम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीलियोथेम, ठीक है। जैसे कि उसमें जैसे आ गया आपका ट्रैवर्टाइन, टूफा, काल्क टूफा, ड्रिप स्टोन, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ड्रेप्स या कर्टेन, तो इन सब को एक साथ मिला करके हम क्या कहेंगे, स्पीलियोथेम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रैवर्टाइन, तो पट्टीदार का काल्केरियस निक्षेप को हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्टाइन।
टूफा या काल्क टूफा क्या होता है, कंदरा के मुख पर यानी कि कंदरा का जो मुंह होता है उस पर जो निक्षेपित ट्रैवर्टाइन का जो कोमल निक्षेप होता है, जो सॉफ्ट जो निक्षेप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टूफा या काल्क टूफा। उसके बाद ड्रिप स्टोन क्या है, शुष्क कंदराओं में टपकते जल का चूना युक्त निक्षेप। जो शुष्क कंदराएं होती है तो उसमें जब धीरे धीरे जब जल टपकता है तो उस जल में क्या होता है कि चूना मिला होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, चूना युक्त निक्षेप होता है। तो उसी निक्षेप को, चूना युक्त जो निक्षेप होता है जो टपकते जल का होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ड्रिप स्टोन, ठीक है, शुष्क कंदराओं में। कंदरा स्टैलेक्टाइट क्या होता है, तो कंदरा की छत से लटकता हुआ स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को हम क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट। स्टैलेग्माइट क्या होता है, कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन। अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों लगभग सेम ही है। ये कंदरा हो गए, ठीक है, सपोज ये कंदरा हो गई, तो ये छत से ऊपर की ओर लटकता हुआ स्तंभाकार जो ड्रिप स्टोन होता है, यानी कि इस प्रकार का जो होता है, ये ऊपर से जो लटक रहा है तो वो हो गया स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे से इसी आकृति में है खड़ा तो ये क्या होगा, स्टैलेग्माइट। यानी कि ये हो गया स्टैलेक्टाइट और ये हो गया स्टैलेग्माइट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ड्रेप्स या कर्टेन। तो कंदरा की छत से सुई के आकार के लटकने वाले अनेक ड्रिप स्टोन का स्तंभ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेप्स या कर्टेन। सुई के आकार के यानी कि सुई के साथ एकदम पतला होता है, तो ये भी जो स्तंभाकार जो ड्रिप स्टोन होता है, बिल्कुल उसका जो स्तंभ होता है वो क्या होता है, कंदरा की छत में। ये क्या कि ये मोटा वाला जो हो गया सेम, सबकी आकृति सेम है, ठीक है, शेप सेम है। तो ये मोटा वाला जो हो गया जो ऊपर से लटक रहा है, तो ये क्या होगा, स्टैलेक्टाइट। और इसी को जब हम पतला कर दे, ठीक है, सुई के आकार लिख रहा है यानी कि बिल्कुल पतला, तो ये पतला पतला हो जाता है एक साथ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ड्रेप्स या कर्टेन। स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को क्रमशः हेलेक्टाइट तथा हेलेग्माइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लोबुलाइट कहते हैं। जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के जो आसपास जो भी निर्मित जो ड्रिप स्टोन होते हैं, तो उनको एक क्रम में हम क्या कहते हैं, हेलेक्टाइट कहते हैं और हेलेग्माइट कहते हैं, ठीक है। और जो गोलाकार जो बन जाता है, आकृति जो बन जाती है गोलाकार, जो हेलिसाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलाइट, ठीक है। अब क्या होता है फ्लोस्टोन। तो फ्लोस्टोन क्या होता है, फर्श पर रिसते जल तथा हेलेक्टाइट से निकलने वाले जल द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप को फ्लोस्टोन कहते हैं। फर्श से पर रिसते जल, जो फर्श हो गया, कंदरा का जो फर्श हो गया, उस पर जो भी आपका जल रिस रहा है, ठीक है, और हेलेक्टाइट से निकलने वाला जो जल होता है उनके द्वारा क्या होता है कि कंदरा के फर्श पर जो निक्षेप बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोस्टोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका विलयन छिद्र, ठीक है, विलयन छिद्र को मैंने आपको बताया था। ये हो गया ध्वस्त ब्लॉक, ये आपका पूरा चूना पत्थर है, ठीक है। ये आपका जो इतना बड़ा एरिया है, ये जो गुफा वाला एरिया दिख रहा है, ये क्या हो गया, कंदरा। अब इस कंदरा के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आकृतियां बनी हुई, तो इन सारी आकृतियों को मिला करके हम क्या कहेंगे, स्पीलियोथेम है। ये क्या है, अंदर की जो आकृति ये जो दिख रही है हमें, ये क्या है, ये स्पीलियोथेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो ऊपर जो हमें दिख रहा है ये क्या है, स्टैलेक्टाइट, ठीक है, स्टैलेक्लाइट, ये क्या है, स्टैलेक्लाइट है। नीचे से जो है वो होगा स्टैलेग्माइट, नीचे से जो है वो हो गया क्या है, स्टैलेग्माइट, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, हेलिक हो गया, हेलिस। ये क्या हो गया, हेलिसाइट हो गया। ये जो सुई के आकार का जो हो गया, ये क्या है, सिंपल स्टेलेक है, ठीक है,
स्टैलेक्टाइट हो गया, ये सिंपल स्टैलेक्टाइट हो गया, ठीक है। ये रॉड है, ये केव पिलर हो गया, ये आपका कॉलम्स हो गया, ये क्या हो गया आपका स्टैलेक्टाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका ये हो गया शील्ड, और ये जो सुई के आकार का हो गया ऊपर से, ये हो गया ड्रिप स्टोन, ये शेल्फ स्टोन हो गया, ठीक है। तो ये है कुछ आकृति कंदरा के अंदर की, ठीक है। और इन सबको मिला करके एक साथ हम क्या कहेंगे, तो स्पीलियोथेम कहेंगे, ठीक है। देखिए कास्ट प्रदेश की विशिष्ट स्थलाकृतियाँ, जिसमें प्रमुख स्थलाकृति क्या है, काकपिट कास्ट, कोन कास्ट, पोलीगोनल कास्ट और टावर कास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ विशिष्ट स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए कास्ट अपर्दन चक्र क्या है। तो इस कास्ट अपर्दन चक्र में क्या होता है कि अन्य अपर्दन के कारकों की तरह ही कार्बोनेट शैलों वाले प्रदेश में भी भूमिगत जल द्वारा अपर्दन चक्र होता है। सबसे पहले अमेरिकी विद्वान बीदी ने 1911 में चूने की चट्टान वाले भाग में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगर आपके क्वेश्चन में ये आए कि सबसे पहले चूने की चट्टान वाले भाग में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो बीदी, अमेरिकी विद्वान थे बीदी, ठीक है। कब किया था, 1911 में, ठीक है। और फिर 7 साल के बाद स्वीजिक ने 1918 में कास्ट प्रदेश में चक्रीय अवस्था का विवरण प्रस्तुत किया। तब देखिए 2 तरह का यहाँ पर आता है, एक तो बीदी का कास्ट चक्र आता है, दूसरा आता है स्वीजिक का कास्ट चक्र। दोनों में आपका क्या आएगा, कास्ट मैदान आएगा, तरुणावस्था आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगा और जीर्णावस्था आएगा। दोनों में बिल्कुल सेम है। तो तरुणावस्था में क्या होता है, विधि क्या बताते हैं कि तरुणावस्था में क्या होता है कि इसमें डोलाइन और विलियन छिद्रों द्वारा धरातल का जल सतह के नीचे जाकर भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। डोलाइन या जो विलियन छिद्र होता है तो उसके द्वारा जो भूमिगत जल जो धरातलीय जल होता है वो नीचे जाकर के भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। फिर उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। तो सतह पर विलियन छिद्र, डोलाइन आदि का अधिक संख्या में विस्तार होता है और कुछ गहरी घाटियों को छोड़कर धरातलीय प्रवाह भूमिगत प्रवाह का रूप धारण कर लेता है और धंसती निवेशिकाएं विलियन छिद्र, अंधी घाटी, डोलाइन आदि के निर्माण जो होता है वो हजारों की संख्या में होता है। उसके बाद जीर्णावस्था में क्या होता है कि भूमिगत जल धारा फिर से सतह पर प्रकट हो जाती है। कास्ट, खिड़की, प्राकृतिक पुल, कास्ट, सुरंग, हम्स आदि का विकास होता है जो कि चक्र की समाप्ति के परिचायक है। तो ये तो था विधि का। दूसरा क्या आता है हमारा, स्वीजिक का कास्ट चक्र। तो स्वीजिक क्या बताते हैं कि तरुणावस्था में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि चूने की चट्टान वाला जो भाग होता है तो भूपृष्ठीय अपवाह का विलयन होता है, ठीक है। और धीरे धीरे धरातलीय जल जो है वो रिस करके नीचे चला जाता है और क्या कर लेता है, भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। दोनों ने बात बिल्कुल सेम कही है। और उसके बाद घोल छिद्र, विलयन छिद्र और इन सब का निर्माण होता है और लैपिज का भी निर्माण जो इसी अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा क्या, प्रौढ़ावस्था। फिर हमारा क्या आता है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, तो तरुणावस्था के समय का जो पृष्ठीय जल होता है वो इस अवस्था में भूमिगत रूप का धारण कर लेता है, भूमिगत जल का रूप जो है वो धारण कर लेता है। धरातलीय सतह के ऊपर की जल धाराएं सतह के नीचे तिरोहित हो जाती है और जिस वजह से जो धंसती निवेशिकाएं हैं उनका आविर्भाव हो जाता है और अनेक प्रकार की जो है वो घाटियों का। दोनों ने बात बिल्कुल सेम कही है, कुछ भी अंतर नहीं है। और इसमें क्या हो जाता है कि कास्ट स्थलाकृति का सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है। और कंदराओं का निर्माण बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। उसके बाद इन्होंने एक अपने से एक और इनका ऐड हुआ है, अंतिम प्रौढ़ावस्था। क्या ऐड किया है इन्होंने, ये स्वीजिक ने अंतिम प्रौढ़ावस्था, ठीक है, अंतिम प्रौढ़ावस्था। इसमें ये क्या बताते हैं, अंतिम प्रौढ़ावस्था में क्या बताते हैं कि इस अवस्था में कास्ट स्थल रूपों का विनाश
जो है वो प्रारंभ हो जाता है और कंदराओं का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, और जिससे कास्ट खिड़की का निर्माण हो जाता है। और कास्ट खिड़कियों से भूमिगत जल धारा आंशिक रूप से दृष्टिगोचर होती है और कास्ट खिड़कियों का आकार जो है वो बढ़कर युवाला का रूप धारण कर लेता है और कंदराओं के धंसने और युवाला के परस्पर मिलने से पोलिये या पोल्जे का निर्माण होता है और पूरी जो ऊंचाई, समस्त प्रदेश की ऊंचाई जो है वो कम होने लगती है और स्थलखंड संप्राय मैदान में बदल जाता है। फिर से यही जो क्रिया है वो चलने लगती है और जीर्णावस्था में क्या होता है कि स्थलखंड अपर्दित होकर के अपने आधार तल तक नीचे चला जाता है और सतह पर अंधी घाटियाँ और धंसती निवेशिकाएं तिरोहित हो जाती हैं और भूमिगत जलधाराएं सतह पर पुनः स्थापित हो जाती। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है वो चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।